सास बहू का झगड़ा भारतीय समाज में इतना सामान्य हो चुका है कि लोग इसे एक परंपरा की तरह देखने लगे हैं। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो यह केवल दो व्यक्तियों का टकराव नहीं है, बल्कि यह दो पीढ़ियों, दो मानसिकताओं और दो अहंकारों की लड़ाई है। और ओशो के अनुसार हर संघर्ष का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। यानी जो भी झगड़ा हमें बाहर दिखाई देता है उसकी जड़ भीतर छिपी होती है। सास बहू के संबंध में भी यही सच है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, और जब दो अहंकार आमने सामने आते हैं तो टकराव होना निश्चित है। बहू जब घर में आती है तो वह अपने साथ अपने संस्कार, अपनी अपेक्षाएं और अपने सपने लेकर आती है। वहीं सास ने उस घर को सालों तक अपने तरीके से चलाया होता है। वह खुद को उस घर की मालकिन मानती है, और अचानक जब बहू आती है तो उसे लगता है कि उसका अधिकार छिन रहा है। यह डर ही झगड़े की पहली चिंगारी बनता है। ओशो कहते हैं कि जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां संबंध केवल औपचारिक रह जाते हैं। सास का डर यह होता है कि अब उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा। यह असुरक्षा उसे बहू के प्रति कठोर बना देती है। वहीं बहू का भी अपना अहंकार होता है। उसे लगता है कि वह नई है, शिक्षित है, आधुनिक है, और वह चीजों को बेहतर तरीके से कर सकती है। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को समझने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाती हैं। ओशो कहते हैं कि समस्या तब पैदा होती है जब हम खुद को केंद्र में रखकर सोचते हैं, यानी मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। सास भी मैं जी रही है और बहू भी मैं जी रही है, और जब दो मैं टकराते हैं तो हम कभी बन ही नहीं पाता। यही कारण है कि सास बहू का रिश्ता अक्सर प्रेम में नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। एक और गहरी बात जो ओशो बताते हैं वह यह है कि हर महिला अपने बेटे में अपने अधूरे प्रेम को पूरा करना चाहती है। एक माँ ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बेटे के लिए दिया होता है, वह उसे अपना मानती है, और जब बहू आती है तो उसे लगता है कि अब उसका बेटा उससे छिन रहा है। यह भावना बहुत सूक्ष्म होती है लेकिन बहुत गहरी होती है। इसी कारण सास बहू को प्रतिद्वंद्वी की तरह देखने लगती है, जबकि बहू भी अपने पति को अपना मानती है और वह चाहती है कि उसका पति उसे प्राथमिकता दे। इस तरह दोनों ही एक ही व्यक्ति पर अधिकार जमाना चाहती हैं, और यही संघर्ष का मूल कारण बनता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। लेकिन जहां प्रेम के नाम पर अधिकार होता है वहां संघर्ष पैदा होता है। सास बहू के रिश्ते में प्रेम कम और अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए वहां झगड़े होते हैं। इसके अलावा समाज की बनाई हुई धारणाएं भी इस संघर्ष को बढ़ाती हैं। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल में जाकर उन्हें खुद को साबित करना है। वहीं सास को यह सिखाया जाता है कि बहू को नियंत्रण में रखना है। यह मानसिक प्रोग्रामिंग दोनों के बीच दूरी पैदा करती है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम समाज द्वारा दिए गए विचारों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने संबंधों में सच्चा प्रेम नहीं ला सकते। सास बहू का रिश्ता भी इन्हीं शर्तों और धारणाओं के बोझ तले दबा हुआ है। अगर सास बहू को बेटी की तरह देखे और बहू सास को मां की तरह स्वीकार करे तो शायद यह रिश्ता बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि दोनों ही यह अपेक्षा रखती हैं कि सामने वाला बदले, खुद बदलने को कोई तैयार नहीं होता। ओशो कहते हैं कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर सास अपने डर को समझ ले और बहू अपने अहंकार को देख ले तो आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोग अपने भीतर झांकना नहीं चाहते, वे हमेशा दोष दूसरे में ढूंढते हैं। यही कारण है कि सास बहू का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और धीरे धीरे यह एक परंपरा बन जाता है। ओशो के अनुसार इसका समाधान केवल जागरूकता है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, तब तक हम किसी भी रिश्ते को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। सास बहू का झगड़ा भी इसी अज्ञान का परिणाम है, जहां समझ की जगह अहंकार है और प्रेम की जगह डर। और जब तक यह स्थिति बनी रहेगी
तब तक यह संघर्ष भी बना रहेगा। सास बहू के संबंध को अगर और गहराई से समझा जाए तो यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि यह उस पूरे मानसिक ढांचे का परिणाम है जिसमें हम बचपन से ही ढाले जाते हैं। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है, और यह सोच हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि समाज, परिवार और परंपराओं द्वारा हमें दी जाती है। सास और बहू दोनों ही अपने जीवन में इन धारणाओं को लेकर बड़ी होती हैं। सास ने अपने समय में जो सहा होता है वही वह अनजाने में बहू के साथ दोहराने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है तो बहू को भी वही अनुभव होना चाहिए। यह एक प्रकार की अवचेतन प्रतिशोध की भावना होती है जिसे वह खुद भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती। ओशो कहते हैं कि जब तक हम अपने अतीत के घावों को पहचानते नहीं हैं, तब तक हम उन्हें दूसरों पर थोपते रहते हैं। सास के भीतर दबे हुए दुख, त्याग और अपेक्षाएं एक दिन बहू के सामने व्यवहार के रूप में प्रकट होती हैं, और बहू इसे अन्याय के रूप में देखती है, जिससे टकराव और बढ़ जाता है। दूसरी ओर बहू भी अपने मायके से एक विशेष प्रकार की मानसिकता लेकर आती है। उसे यह सिखाया जाता है कि ससुराल एक परीक्षा है जहां उसे खुद को साबित करना है। यह भावना उसके भीतर एक तनाव और असुरक्षा पैदा करती है। वह हर बात को बहुत संवेदनशीलता से लेती है और छोटी छोटी बातों में भी उसे आलोचना या अपमान महसूस होता है। ओशो कहते हैं कि जहां असुरक्षा होती है वहां व्यक्ति हर चीज को खतरे की नजर से देखने लगता है, और यही बहू के साथ होता है। वह सास के हर व्यवहार को अपने खिलाफ मानने लगती है, जबकि कई बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी सोच उसे वैसा अनुभव कराती है। इस तरह दोनों ही अपनी धारणाओं और भय के कारण एक दूसरे को गलत समझती रहती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो ओशो बताते हैं वह है तुलना। सास अक्सर अपनी बहू की तुलना अपने समय से करती है। वह सोचती है कि उसके जमाने में वह कितनी सहनशील, मेहनती और आज्ञाकारी थी, और आज की बहू उतनी नहीं है। यह तुलना उसे बहू के प्रति असंतोष से भर देती है। वहीं बहू भी अपनी सास की तुलना अपनी मां से करती है। उसे लगता है कि उसकी मां उससे ज्यादा समझदार और प्रेमपूर्ण थी। इस तरह दोनों ही तुलना के जाल में फंसकर वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाती। ओशो कहते हैं कि तुलना हमेशा दुख का कारण बनती है, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब हम किसी को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे वह है, बल्कि उसे किसी और के मापदंड से तौलते हैं, तो संबंध में तनाव आना स्वाभाविक है। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को बदलना चाहती हैं, लेकिन खुद को देखने को तैयार नहीं होती। ओशो के अनुसार सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम खुद को देखने लगते हैं, जब सास यह समझने लगती है कि उसका व्यवहार उसके अपने डर और अनुभवों का परिणाम है, और जब बहू यह समझने लगती है कि उसकी प्रतिक्रिया उसके अपने अहंकार और असुरक्षा से आ रही है, तब धीरे धीरे जागरूकता पैदा होती है, और यही जागरूकता रिश्ते को बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने व्यवहार को सही ठहराने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। यही सोच संघर्ष को और गहरा कर देती है। ओशो कहते हैं कि सत्य कभी किसी एक के पास नहीं होता। सत्य हमेशा बीच में होता है, लेकिन हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। सास बहू के रिश्ते में भी अगर दोनों थोड़ा थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अहंकार झुकने नहीं देता, वह हमेशा जीतना चाहता है, और जब दोनों ही जीतना चाहती हैं तो हार केवल रिश्ते की होती है। एक और गहरी बात यह है कि सास बहू का झगड़ा केवल उनके बीच सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, खासकर बेटे या पति पर, जो दोनों के बीच फंस जाता है। वह न तो मां को दुखी देख सकता है और न ही पत्नी को। इस स्थिति में वह अक्सर तनाव में रहता है, और कई बार वह किसी एक का पक्ष लेने लगता है, जिससे दूसरी ओर और अधिक असंतोष पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति भीतर से संतुलित नहीं होता, तब तक वह किसी भी संबंध में संतुलन नहीं ला सकता। सास बहू का संघर्ष भी इसी असंतुलन का परिणाम है।
जहां हर कोई अपने अपने दुख और अपेक्षाओं में उलझा हुआ है और कोई भी सच में दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर इस पूरे परिदृश्य को एक गहरी दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सास बहू का झगड़ा किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि यह कई छोटे छोटे कारणों का परिणाम होता है जो मिलकर एक बड़ा संघर्ष बना देते हैं। और इन सभी कारणों की जड़ में एक ही चीज है, और वह है अज्ञान। जब तक हम अपने भीतर के इस अज्ञान को नहीं पहचानते, तब तक हम किसी भी रिश्ते में शांति और प्रेम नहीं ला सकते। ओशो के अनुसार जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जो इस अज्ञान को दूर कर सकती है। और जब जागरूकता आती है तो धीरे धीरे हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। सास बहू का रिश्ता भी इससे अछूता नहीं है। अगर दोनों ही थोड़ी सी जागरूकता और समझ विकसित करें तो यह झगड़ा समाप्त हो सकता है और यह रिश्ता भी प्रेम और सम्मान से भर सकता है। सास बहू के रिश्ते को यदि और भी सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संघर्ष केवल परिस्थितियों का नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक परतों का परिणाम है। ओशो के अनुसार हर व्यक्ति अपने भीतर एक अधूरापन लेकर जी रहा है, और यही अधूरापन उसे दूसरों से अपेक्षाएं करने के लिए मजबूर करता है। सास के भीतर भी यह अधूरापन मौजूद होता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग किया होता है, अपने सपनों को दबाया होता है, अपने अस्तित्व को परिवार के लिए समर्पित कर दिया होता है, और धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व उसके बेटे और परिवार के इर्द गिर्द सीमित हो जाता है। ऐसे में जब बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका वह केंद्र जिसके चारों ओर उसने अपना जीवन बनाया था अब बदल रहा है। यह बदलाव उसके भीतर एक गहरी अस्थिरता पैदा करता है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को किसी दूसरे व्यक्ति पर आधारित कर देता है तो वह हमेशा भय और असुरक्षा में जीता है। सास का भी यही हाल होता है। उसने अपने बेटे को ही अपना आधार बना लिया होता है, और जब बहू उस आधार को साझा करने लगती है तो उसे यह असहज लगता है। दूसरी ओर बहू भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आती है। वह अपने पति के साथ एक नया संसार बनाना चाहती है, लेकिन उसे ससुराल के पहले से बने हुए ढांचे में खुद को ढालना पड़ता है। यह प्रक्रिया उसके लिए आसान नहीं होती। वह अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसे बार बार यह महसूस कराया जाता है कि उसे इस घर के नियमों के अनुसार चलना होगा। ओशो के अनुसार जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है तो उसके भीतर विद्रोह पैदा होता है, और यही विद्रोह बहू के व्यवहार में दिखाई देता है। इस तरह एक ओर सास का डर और दूसरी ओर बहू का विद्रोह, दोनों मिलकर एक निरंतर संघर्ष को जन्म देते हैं। एक और गहरी बात जो ओशो बताते हैं वह यह है कि मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। सास को लगता है कि बहू उसकी शांति छीन रही है, और बहू को लगता है कि सास उसकी खुशी में बाधा डाल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही अपने अपने दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक हम अपने दुख की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक हम उसे समाप्त नहीं कर सकते। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को दोष देती रहती हैं, लेकिन कोई भी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपेक्षाओं का बोझ। सास को बहू से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। वह चाहती है कि बहू उसके अनुसार चले, उसका सम्मान करे, उसकी हर बात माने। वहीं बहू को भी सास से अपेक्षा होती है कि वह उसे समझे, उसे स्वतंत्रता दे और उसे प्यार दे। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि यह हमें वर्तमान से असंतुष्ट बनाती है। जब हम किसी से बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तभी संबंध में सहजता आती है, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यह सहजता बहुत कम होती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहती हैं। एक और गहरी मनोवैज्ञानिक परत है पहचान की। सास की पहचान उस घर की मुखिया के रूप में होती है, और जब बहू आती है तो यह पहचान खतरे में पड़ जाती है। उसे लगता है कि अब उसका महत्व कम हो रहा है। यह भावना उसके भीतर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है।
वहीं बहू भी अपनी पहचान बनाना चाहती है। वह चाहती है कि उसे इस घर में स्वीकार किया जाए और उसका सम्मान हो। इस तरह दोनों ही अपनी पहचान को बचाने और स्थापित करने में लगी रहती हैं और इसी प्रक्रिया में टकराव पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम अपनी पहचान को किसी बाहरी चीज से जोड़कर रखते हैं, तब तक हम हमेशा संघर्ष में रहेंगे, क्योंकि बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। अगर सास और बहू दोनों ही यह समझ जाएं कि उनका वास्तविक अस्तित्व इन भूमिकाओं से परे है, तो शायद यह संघर्ष समाप्त हो सकता है। लेकिन यह समझ बहुत गहरी जागरूकता से ही आती है, जो आमतौर पर लोगों में नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण कारण है संवाद की कमी। सास और बहू अक्सर अपने मन की बात खुलकर नहीं कहती। वे अपने भीतर ही भावनाओं को दबाकर रखती हैं, और जब ये भावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो वे क्रोध के रूप में बाहर आती हैं। ओशो कहते हैं कि जहां संवाद नहीं होता, वहां गलतफहमियां पैदा होती हैं, और जहां गलतफहमियां होती हैं, वहां संबंध टूटने लगते हैं। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है। दोनों ही अपने अपने विचारों में उलझी रहती हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करती। अगर वे खुले मन से एक दूसरे से बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए साहस और जागरूकता की जरूरत होती है, जो अक्सर नहीं होती। इस प्रकार सास बहू का झगड़ा केवल एक सतही समस्या नहीं है, बल्कि यह कई गहरे कारणों का परिणाम है, जिसमें अहंकार, डर, अपेक्षाएं, पहचान और संवाद की कमी शामिल हैं। और इन सभी कारणों की जड़ में एक ही चीज है, और वह है आत्म जागरूकता का अभाव। ओशो के अनुसार जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह किसी भी संबंध को सही ढंग से नहीं जी सकता। सास बहू का रिश्ता भी इससे अलग नहीं है। अगर इसमें जागरूकता आ जाए, तो यह संघर्ष समाप्त हो सकता है और यह रिश्ता भी एक सुंदर और प्रेमपूर्ण अनुभव बन सकता है। सास बहू के रिश्ते को अगर और गहराई से समझने की कोशिश की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक संरचना का भी प्रभाव है जिसमें हम जी रहे हैं। ओशो के अनुसार समाज ने कुछ ऐसी भूमिकाएं और धारणाएं बना दी हैं, जो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से जीने नहीं देती, बल्कि उसे एक तयशुदा ढांचे में बांध देती हैं। सास और बहू दोनों ही इस ढांचे की शिकार होती हैं। सास को बचपन से यह सिखाया जाता है कि एक दिन उसे घर की बड़ी महिला बनना है, उसे नियंत्रण रखना है, उसे अनुशासन बनाए रखना है, और बहू को यह सिखाया जाता है कि उसे ससुराल में समायोजन करना है, झुकना है और अपने अस्तित्व को पीछे रखना है। ये दोनों ही धारणाएं अस्वाभाविक हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वभाव की अनदेखी की जाती है। ओशो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता के खिलाफ जीता है, तो उसके भीतर तनाव और संघर्ष पैदा होता है। सास के भीतर भी यह तनाव होता है, क्योंकि वह अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ महसूस करती है कि उसे सब कुछ नियंत्रित करना है। और बहू के भीतर भी तनाव होता है, क्योंकि उसे बार बार अपने स्वभाव को दबाना पड़ता है। इस तरह दोनों ही अपने भीतर दबाव में जी रही होती हैं, और यह दबाव कभी न कभी टकराव के रूप में बाहर आता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है शक्ति और नियंत्रण की भावना। सास को यह लगता है कि अगर वह नियंत्रण छोड़ देगी, तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसलिए वह हर छोटी बड़ी बात में हस्तक्षेप करती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि घर उसके नियमों के अनुसार ही चले। वहीं बहू इस नियंत्रण को अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ मानती है। उसे लगता है कि उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह दोनों के बीच शक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जहां भी शक्ति की इच्छा होती है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। सास बहू के रिश्ते में यह स्वतंत्रता बहुत कम होती है, इसलिए वहां प्रेम भी कम होता है और संघर्ष ज्यादा। एक और गहरी बात यह है कि सास बहू के रिश्ते में अक्सर पुरानी पीढ़ी
और नई पीढ़ी के बीच का अंतर भी टकराव का कारण बनता है। सास की सोच परंपरागत होती है। वह पुराने मूल्यों और रीति रिवाजों को महत्व देती है, जबकि बहू आधुनिक सोच लेकर आती है। वह नए विचारों और स्वतंत्रता को महत्व देती है। यह पीढ़ियों का अंतर दोनों के बीच दूरी पैदा करता है। ओशो के अनुसार हर पीढ़ी को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर अपने विचार थोपने की कोशिश करती है तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है, जहां सास चाहती है कि बहू उसके अनुसार चले और बहू चाहती है कि उसे अपने तरीके से जीने दिया जाए। इस खींचतान में संबंध तनावपूर्ण हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है भावनात्मक निर्भरता। सास अपने बेटे पर भावनात्मक रूप से निर्भर होती है और बहू अपने पति पर। जब दोनों ही एक ही व्यक्ति से भावनात्मक संतुलन की उम्मीद करती हैं, तो यह स्थिति जटिल हो जाती है। ओशो कहते हैं कि भावनात्मक निर्भरता ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि जब हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं तो हम हमेशा असुरक्षित रहते हैं। सास बहू के रिश्ते में भी यही असुरक्षा बार बार झगड़े का कारण बनती है। एक और गहरी परत है अस्वीकार का डर। सास को डर होता है कि कहीं बहू उसे महत्व न दे और बहू को डर होता है कि कहीं सास उसे स्वीकार न करे। यह डर दोनों के व्यवहार को प्रभावित करता है। सास कठोर हो जाती है और बहू रक्षात्मक, और इस तरह दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं कि जहां डर होता है वहां संबंध कभी गहरे नहीं हो सकते, क्योंकि डर हमें खुलकर जीने नहीं देता। सास बहू के रिश्ते में भी यह डर एक बड़ी बाधा है। अगर दोनों ही अपने डर को समझ लें और उसे छोड़ दें तो यह दीवार गिर सकती है, लेकिन इसके लिए साहस और जागरूकता की आवश्यकता होती है, जो अक्सर नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समाज का हस्तक्षेप। रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य लोग भी सास बहू के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। वे अपनी राय और सलाह देकर इस संघर्ष को और बढ़ा देते हैं। ओशो के अनुसार जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकते। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है, जहां बाहरी प्रभाव अंदरूनी शांति को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सास बहू का झगड़ा केवल दो व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। और जब तक हम इस पूरी प्रक्रिया को समझकर उसमें जागरूकता नहीं लाते, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। ओशो के अनुसार समाधान किसी बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और जागरूकता में है। अगर सास और बहू दोनों ही अपने भीतर झांकना शुरू करें, अपने डर, अहंकार और अपेक्षाओं को समझें, तो धीरे धीरे यह संघर्ष समाप्त हो सकता है और यह रिश्ता भी एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है, जहां प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता का संतुलन हो सके। सास बहू के रिश्ते में जो संघर्ष दिखाई देता है, वह केवल बाहरी व्यवहार या परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य की गहरी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होता है। ओशो के अनुसार जब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति और संतुलन नहीं पाता, तब तक वह किसी भी रिश्ते में शांति नहीं ला सकता। सास और बहू दोनों ही अपने भीतर अधूरेपन, असंतोष और अनजानी बेचैनी के साथ जी रही होती हैं, और यही आंतरिक असंतुलन उनके व्यवहार में झलकता है। सास ने अपने जीवन में जो कुछ भी जिया है, वह उसके भीतर एक स्मृति के रूप में जमा हो गया है। उसके अनुभव, उसके दुख, उसके त्याग, उसकी अपेक्षाएं, ये सब उसके मन का हिस्सा बन चुके हैं। और जब बहू घर में आती है, तो सास उन सभी अनुभवों को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने लगती है। उसे लगता है कि बहू को भी उसी रास्ते से गुजरना चाहिए जिससे वह खुद गुजरी थी। यह एक प्रकार का अवचेतन पैटर्न है, जिसे ओशो अचेतन जीवन कहते हैं। यानी हम बिना जागरूक हुए अपने पुराने ढर्रे को दोहराते रहते हैं। सास को यह भी एहसास नहीं होता कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। वह केवल अपने अतीत की छाया में जी रही होती है। दूसरी ओर बहू भी पूरी तरह जागरूक नहीं होती। वह भी अपने मन में कई कल्पनाएं और अपेक्षाएं लेकर आती है। उसने अपने विवाह और ससुराल के बारे में जो सपने देखे होते हैं, वे अक्सर वास्तविकता से मेल नहीं खाते, और जब उसकी कल्पनाएं टूटती हैं,
तो उसके भीतर निराशा और आक्रोश पैदा होता है। ओशो कहते हैं कि कल्पनाएं ही दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। बहू का दुख भी इसी कारण होता है। वह वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय अपनी कल्पनाओं के अनुसार चीजों को बदलना चाहती है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह सास को दोष देने लगती है। इस तरह दोनों ही अपनी अचेतनता में जी रही होती हैं, और यही अचेतनता उनके रिश्ते को विषाक्त बना देती है। एक और गहरी बात यह है कि सास बहू के रिश्ते में अक्सर प्रेम की जगह कर्तव्य आ जाता है। सास को लगता है कि बहू का कर्तव्य है उसकी सेवा करना, और बहू को लगता है कि सास का कर्तव्य है उसे स्वीकार करना। जब रिश्ते कर्तव्यों में बदल जाते हैं तो उनमें स्वाभाविकता और आनंद समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम कभी कर्तव्य नहीं होता, प्रेम तो एक सहज प्रवाह है। लेकिन जब हम प्रेम को नियमों और अपेक्षाओं में बांध देते हैं तो वह बोझ बन जाता है। सास बहू के रिश्ते में भी यही हो रहा होता है, जहां दोनों ही एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवाद की गहराई। पहले के भागों में हमने संवाद की कमी की बात की, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही तरीके से बात करना भी जरूरी है। सास और बहू अक्सर अपनी बात इस तरह कहती हैं कि उसमें आरोप और आलोचना होती है, जिससे सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा संवाद वही है जिसमें कोई आरोप नहीं होता, केवल समझ और संवेदनशीलता होती है। अगर सास और बहू बिना एक दूसरे को दोष दिए अपनी भावनाओं को साझा करें तो उनके बीच की दूरी कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए भीतर की शांति और धैर्य की जरूरत होती है, जो अचेतन जीवन में संभव नहीं है। एक और गहरी परत है स्वीकार्यता की। सास बहू को वैसे स्वीकार नहीं कर पाती जैसी वह है, और बहू भी सास को वैसे स्वीकार नहीं कर पाती जैसी वह है। दोनों ही एक दूसरे को बदलने की कोशिश करती हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक हम किसी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का पहला कदम ही स्वीकार्यता है। सास बहू के रिश्ते में यह स्वीकार्यता बहुत कम होती है, इसलिए वहां प्रेम भी कम होता है और संघर्ष अधिक। एक और महत्वपूर्ण कारण है ध्यान की कमी। ओशो के अनुसार ध्यान यानी मेडिटेशन ही वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को जागरूक बनाती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है, और धीरे धीरे उसके भीतर शांति और संतुलन आने लगता है। लेकिन सास और बहू दोनों ही इस जागरूकता से दूर होती हैं। वे अपने विचारों में उलझी रहती हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देती हैं। यही कारण है कि छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। अगर दोनों ही थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाएं, ध्यान करें और अपने मन को समझने की कोशिश करें, तो उनके व्यवहार में स्वतः परिवर्तन आ सकता है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो उसके सभी संबंध स्वतः ही सुधर जाते हैं। सास बहू का रिश्ता भी इससे अलग नहीं है। अंततः यह समझना जरूरी है कि सास बहू का झगड़ा कोई बाहरी समस्या नहीं है जिसे केवल नियमों या समझौतों से हल किया जा सके। यह एक आंतरिक समस्या है जिसका समाधान केवल जागरूकता, ध्यान और आत्म समझ में ही संभव है। जब तक दोनों ही अपने भीतर के इस अंधेरे को नहीं पहचानती, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही जागरूकता का प्रकाश आता है, यह अंधकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है, और उसी क्षण से सास बहू का रिश्ता भी एक नए आयाम में प्रवेश कर सकता है, जहां संघर्ष की जगह समझ और प्रेम ले सकते हैं। सास बहू के रिश्ते की पूरी यात्रा को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संघर्ष केवल परिस्थितियों, व्यवहार या परंपराओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की अचेतनता, उसके भीतर के डर, अहंकार, अपेक्षाओं और अधूरेपन का प्रतिबिंब है। और यही वह बिंदु है जहां ओशो का दृष्टिकोण सबसे गहराई में उतरता है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह किसी भी संबंध को सही रूप में नहीं जी सकता।
सास और बहू दोनों ही अपने अपने जीवन में बिना जागरूकता के जी रही होती हैं। वे अपने विचारों